प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आज हमारा पार्ट 2 है और टेंस से पहले हमें कौन कौन सी जानकारी होनी आवश्यक है उसके बारे में हमने पिछले वीडियो में बात कर ली है। उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे प्रेजेंट के पहले टेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में। ठीक है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस की सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि पहचान क्या होगी इसकी हिंदी में। ठीक है, आप वाक्य को देख करके कैसे पता लगाएंगे कि ये वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। तो इसके लिए जो भी हिंदी वाक्य आएंगे, हिंदी वाक्यों के अंत में कुछ शब्द आते हैं जैसे ता हैं, ते हैं, ती हैं और ता हूँ। ये शब्द अगर हिंदी वाक्यों के अंत में आते हैं तो आप आसानी से बता सकते हैं कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। इनके अंत में हमेशा ध्यान रखें आप, ता है, ती हैं, ते हैं आदि शब्द आते हैं। जैसे आप एक एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर राम आगरा जाता है, तो यहाँ पीछे ता है आया है, वह खाना खाती है, पीछे ती है आया है। प्रिया स्कूल नहीं जाती है, तो यहाँ पर भी ती है आया है, और प्रिया स्कूल जाती है तो यहाँ पर भी ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आए हैं। अब हम बात करेंगे इंग्लिश पहचान की। तो इंग्लिश पहचान में इस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है HV कह दो या AV, AV का अर्थ होता है ऑक्सिलरी वर्ब। ये हमेशा डू या डज दोनों में से एक आएगी। और ये कौन से वाक्यों में आएगी? जो भी हमारे इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस बनेंगे, प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्य, उनमें ही डू और डज आएगा। एक पहचान तो ये हो गई। दूसरी हम बात करें तो यहाँ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का उपयोग होगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का उपयोग होगा और साथ ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस में से कोई एक जुड़ा हुआ भी हो सकता है। तो इस प्रकार हमारी ये हिंदी और इंग्लिश पहचान हो गई। हिंदी में हिंदी वाक्यों के अंत में ता हैं, ते हैं, ती हैं, ता हूँ आते हैं, तथा इंग्लिश पहचान ये है कि इसकी हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब है वो डू या डज दोनों में से कोई एक होगी और हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का उपयोग होगा। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो यहाँ पर वर्ब के साथ एस या यस भी आएगा, अन्यथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो आएगी ही पक्का। अब हम इसका उपयोग पढ़ लेते हैं कि इसका उपयोग अधिकतर किन परिस्थितियों में होता है। तो इसका उपयोग हम बात करें तो आप देख सकते हैं यूजेस में कि ये हमेशा एक तो जब डेली एक्शन की बात की जाएगी तब सिंपल प्रेजेंट टेंस का हम उपयोग करेंगे। जैसे इसका एक एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है, वी कम टू आवर इंग्लिश क्लास एवरी डे। हम हमारी इंग्लिश की क्लास में हमेशा आते हैं। तो यहाँ डेली एक्शन है, हमेशा है, एवरी डे आ रहा है, तो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का उपयोग करेंगे। दूसरा ऑप्शन आता है हैबिचुअल एक्शन, आई गो टू बेड अराउंड 11 PM एवरी नाइट। तो यहाँ देखिए एवरी शब्द आ रहा है, एवरी डे आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हमें कौन से टेंस का प्रयोग करना है? सिंपल प्रेजेंट टेंस का। एक और ऑप्शन है ग्रेजुअल एक्शन हो, ऑस्ट्रेलिया बिकम्स ए मॉडर्न कंट्री डे बाय डे। जब ग्रेजुअल एक्शन हो तब भी हम कौन से टेंस का उपयोग करेंगे? सिंपल प्रेजेंट का। इसके अलावा यहाँ आया है शेड्यूल एक्शन, द बस अराइव्स एट 10 AM
द प्लेन लीव्स एट 2 PM। ठीक है, तो यहाँ शेड्यूल आया हुआ है डेली का, तो ये कन्फर्म डेली का है, इसलिए यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस का उपयोग होता है। कई बार जनरल फैक्ट भी आते हैं। माई ब्रदर इज ए स्टूडेंट, ही स्टडीज एट ए हाई स्कूल। तो सामान्य जो फैक्ट की बातें होती है वहाँ पर भी हम किसका उपयोग करेंगे? सिंपल प्रेजेंट का। और कभी कभी परमानेंट एक्शन की बात की जाए तो वहाँ पर भी हम किसका उपयोग करेंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस का। शी वर्क्स विद ए बैंक, आई लिव इन टेक्सास। जैसे ये परमानेंट एक्शन है तो इनकी जब भी हम बात करेंगे तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में आएगी, चाहे डेली एक्शन हो या हैबिचुअल एक्शन हो या ग्रेजुअल एक्शन हो या शेड्यूल एक्शन हो या जनरल फैक्ट हो या यूनिवर्सल फैक्ट हो। द अर्थ इज राउंड, तो यहाँ कौन सा टेंस है? ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, तो इस प्रकार ये 5 से 7 कंडीशन होती है जब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का उपयोग करते हैं। अब हम अफर्मेटिव वाक्य बनाने सीखेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं? इसका एक जनरल फॉर्मूला है। सबसे पहला हो गया सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट आएगा। अब एक चीज़ आपको मैं बता दूं कि यहाँ जो ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, ये आपस में एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, यानी कि वर्ब वैसी ही आएगी जैसा सब्जेक्ट होगा। अगर मान लीजिए सिंगुलर सब्जेक्ट की बात करें हम, ठीक है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट की बात करें तो यहाँ पर इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस इसके साथ जुड़ेगा एस या ईएस प्लस हो जाएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हम प्लूरल की बात करें। अगर प्लूरल सब्जेक्ट हो तो क्या होगा? प्लूरल सब्जेक्ट कौन से हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से हैं, पार्ट 1 में सारा मैंने आपको क्लियर करवा दिया है। तो यहाँ पर अगर सब्जेक्ट क्या है प्लूरल, तो केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और एस या ईएस नहीं आएंगे। ध्यान रखें, अगर डू या डज का उपयोग होता है तो वर्ब के साथ एस या ईएस नहीं आता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस का मैंने एक फॉर्मूला लिखा है। सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन कर्ता के साथ वर्ब में एस या ईएस लगा देते हैं और किसी भी नाउन सब्जेक्ट को थर्ड पर्सन समझना चाहिए। जैसे कोई नाम वगैरह हो तो वो थर्ड पर्सन होते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट को टारगेट करके एक सेंटेंस बनाते हैं। मोहन बाजार जाता है। ठीक है, अब यहाँ आपको ये पता लगाना है कि इसका सब्जेक्ट कौन है, इसकी वर्ब कौन है और इसका ऑब्जेक्ट कौन है। तो जैसा कि मैंने पार्ट 1 में बताया, किसी भी कार्य को करने वाला सब्जेक्ट होता है, किसी भी कार्य को करने वाला सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ अब एक बात आपको ध्यान रखनी है, थर्ड पर्सन हो या कोई नाउन हो तो उसे भी थर्ड पर्सन एक वचन माना जाता है। तो यहाँ मोहन नाउन है, ये एक वचन है। एक वचन के लिए सीधा आप लिख देंगे ही मोहन। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट का ये है। उसके बाद में सब्जेक्ट क्लियर हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि क्रिया क्या है इस वाक्य की। तो यहाँ क्रिया है जाना, जाता है। ता है आया है इसलिए सिंपल प्रेजेंट टेंस है और जाता है ये इसकी क्रिया है। तो मोहन गो। ठीक है, अब हम बात करेंगे एस या ईएस लगेगा कि नहीं लगेगा। अब हमें ये पता है कि नाम आया है इसलिए एस या ईएस लगेगा। अब हमें इस चीज़ का पता होना चाहिए कि यहाँ ई एस लगेगा या केवल एस लगेगा। तो यहाँ एक चीज़ आपको नोट करके रखनी है, अगर किसी भी वर्ब के पीछे एस एच एक्स डबल एस ओ सी एच ये आदि अक्षर आए तो इनके पीछे क्या जुड़ जाएगा? ईएस जुड़ जाएगा।
अगर ये नहीं आए तो केवल एस ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर ओ आया हुआ है, तो अपन यहाँ लिखेंगे ES। तो मोहन गोज सब्जेक्ट हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, SES हो गया। अब बचा ऑब्जेक्ट। अब मोहन कहाँ जा रहा है, ये क्रिया किससे संबंधित है? तो ये क्रिया बाजार से है, तो मोहन गोज मार्केट। अब इसको जोड़ने के लिए यहाँ कनेक्टिव टू लगा दें, तो मोहन गोज टू मार्केट, और यहाँ लग जाएगा फुल स्टॉप। तो इस प्रकार हमने इस फॉर्मूले का उपयोग करके ये सेंटेंस बनाया है। ठीक है, अब हम एक और सेंटेंस बनाते हैं प्लूरल के लिए। जैसे वे पुस्तकें पढ़ते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है टेंस। यहाँ आपको कौन कौन से कार्य करने वो ध्यान रखना है। तो पहला अपने को पता करना है कि टेंस कौन सा है। तो टेंस हो गया सिंपल प्रेजेंट। क्यों? क्योंकि पीछे क्या आया, ते हैं, तो टेंस हो गया हमारा सिंपल प्रेजेंट। ठीक है, अब इसके बाद में हमें पता करना है, हमारे ये दो सूत्र हैं, इन दो सूत्रों से पता करना है कि इसका सब्जेक्ट एकवचन है या बहुवचन। तो सब्जेक्ट के बारे में पार्ट 1 में मैंने बताया था कि वे बहुवचन में आता है, तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, वे की दे। ठीक है, दे आ गया, यानी कि ये वाला फॉर्मूला यूज में लेना है। सब्जेक्ट आ चुका है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब क्या है इसमें, पढ़ते हैं। ठीक है, तो पढ़ना को कह देते हैं रीड। अब यहाँ पर सब्जेक्ट बहुवचन है, इसलिए वर्ब के साथ एस या यस नहीं लगेगा, तो हम नहीं लगाते हैं। फिर ऑब्जेक्ट क्या हो गया, पुस्तकें। तो पुस्तकों, तो एक पुस्तक के लिए बुक, और बहुत सारी किताबें हो तो बुक्स। दे रीड बुक्स। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जब एक वचन वाक्य होगा तो उससे सबसे पहले तो आपको उसका टेंस पहचानना है। टेंस आपको वाक्य के अंत में यहाँ पता लगेगा। फिर आपको पहचानना है कि इसका सब्जेक्ट क्या है। ठीक है, ये सब्जेक्ट, जैसे आप सब्जेक्ट आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तब आपको पता लगाना है कि इसका फॉर्मूला कौन सा होगा इन दोनों में से। लेकिन इसको अपन बना देते हैं 3 नंबर। ठीक है, अपन यहाँ एक और चीज़ पता करते हैं। फॉर्मूला तो हो ही गया, अब हमें यहाँ ये चीज़ पता करनी है। तो एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले आपको टेंस पता करना है कौन सा है। फिर यहाँ उसके बाद में 2 नंबर हमारा पॉइंट ये बनेगा कि टेंस तो पता कर लिया, अब यहाँ ये कौन से प्रकार का वाक्य है। ठीक है, वो इंटरगेटिव है या अफर्मेटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, 2 नंबर ये हो गया। फिर बाद में आपको पता करना है कि इस वाक्य के अंदर सब्जेक्ट क्या है। तो 3 नंबर हमारा ये पॉइंट हो जाएगा, सब्जेक्ट क्या है। और पता लगते ही हमें फिर बाद में इन 2 फॉर्मूलों में से पता लगाना है कि इसका सही फॉर्मूला कौन सा होगा। तो ये चीज़ें थोड़ी आपको वाक्य में ध्यान रखनी ज़रूरी है। तो ये हो गया 1 नंबर, ये हो गया 2 नंबर, ये हो गया 3 नंबर, और ये हो गया हमारा 4 नंबर। तो इस प्रकार आप 5 से 10 ऐसे अफर्मेटिव वाक्य के सेंटेंस बनाएंगे, और मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके भी आप लिख सकते हैं, या आप उनकी फ़ोटो खींच के भी मुझे भेज सकते हैं। तो यहाँ आपको 5 से 10 वाक्य आप बना लें। 10 वाक्यों में आपको जो सब्जेक्ट हैं वो अलग अलग होने चाहिए, वर्ब हैं वो भी अलग अलग होनी चाहिए। इस प्रकार 5 इसके आप कुल 10 वाक्य बनाएं और मुझे आप सेंड करेंगे। आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार हमें अफर्मेटिव वाक्य का निर्माण करना है। अब बच्चों हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस की अब हम बात करेंगे। तो सबसे पहले इसका सिंटैक्स या फॉर्मूला कैसा रहेगा वो मैं आपको बता दूं।
चलिए पहले हम बात कर लेते हैं उस वाक्य के थोड़े बनावट के ऊपर। जैसे मोहन बाजार नहीं जाता है। ठीक है, देखिए जाता है आया है, तब हम कह सकते हैं वाक्य कौन सा है, सिंपल प्रेजेंट। अब सिंपल प्रेजेंट के अंदर वाक्य का प्रकार क्या है, नहीं आया है, इसका मतलब हो गया नकारात्मक। ठीक है, नकारात्मक हो गया। अब हमें पता लगाना है कि इसका सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट इसका मोहन है, यानी कि एक वचन। तो इस प्रकार हमें सबसे पहले टेंस आइडेंटिफाई करना है, काइंड्स ऑफ सेंटेंस आइडेंटिफाई करना, फिर हमें सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना चाहिए, फिर हम जाकर के इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो इसका जो मैं फॉर्मूला है आपको बता देता हूँ। इसके फॉर्मूला दो प्रकार के सब्जेक्ट होने के कारण दो प्रकार का बनता है। ठीक है, तो पहला हम लेते हैं सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस तो इस प्रकार इसका एक सेंटेंस बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा। सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। और अगला इसका जो फॉर्मूला बनेगा एक ये हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और आगे कुछ और भी हो तो आप अदर्स भी लगा सकते हैं, और फुल स्टॉप। अब यहां पर जहां डू आई है वो वाक्य हमेशा प्लूरल के लिए रहेगा, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए, और यहां डज आया है तो ये हमेशा सिंगुलर के लिए रहेगा। तो डू का प्रयोग सदैव कहां होता है, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए, और डज का प्रयोग कहां होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सिंगुलर। अब हम इसका एक वाक्य निर्माण इसी से करते हैं। मोहन बाजार नहीं जाता है, और तुम बाजार नहीं जाते हो, तुम बाजार नहीं जाते हो। अब यहां आप देखेंगे इस वाक्य को आपको पहले आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा टेंस है, तो इसको आसानी से कर सकते हैं। जाते हो आया है, इसका मतलब सिंपल प्रेजेंट है। काइंड्स ऑफ सेंटेंस की बात करें तो नकारात्मक है क्योंकि नहीं आया है, और फिर बाद में हम सब्जेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, इसलिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ये वाला। तो सबसे पहले सब्जेक्ट तुम को इंग्लिश में क्या कहते हैं, यू। ठीक है, फिर आएगा डू नॉट, यू डू नॉट। आप डोंट का प्रयोग भी कर सकते हैं, यू डू नॉट। फिर जाते हो तो यू डू नॉट गो कहाँ, बाजार, टू मार्केट। ठीक है, यू डू नॉट गो टू मार्केट। अब हम इस वाक्य को लेते हैं, तो पहले ही हमने ये पता लगा लिया है सिंपल प्रेजेंट का है, नकारात्मक है, और सब्जेक्ट इसका क्या है, एकवचन है। तो हम लिखेंगे मोहन, हो गए सब्जेक्ट। अब हम डज नॉट लगाएंगे, डज नॉट, फिर वर्ब आएगी फर्स्ट फॉर्म गो
टू मार्केट। अब यहाँ आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि मैंने बताया था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस आता है, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, तो आपको यहाँ पर समझना है कि इस डू के साथ ईएस लग चुका है, इसलिए गो के साथ ईएस नहीं लगता है। ऐसे ईएस वर्ब के साथ तब ही लगेगा जब डू या डज दोनों में से कोई भी नहीं हो। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखें। या आप ऐसे ही मान सकते हो सिंगुलर सब्जेक्ट है, वहाँ सभी जगह वर्ब के साथ ऐसे ईएस लगेगा। ये जो हमारी एचवी प्लस एचवी कह दो या ऑक्सिलरी वर्ब कह दो, फिर एक होती है मेन वर्ब। ठीक है, ये पूरी ही मिला करके ही वर्ब कहलाती है। ठीक है ना। तो अगर एचवी या एवी के साथ अगर ऐसे एस लग गया तो मेन वर्ब के साथ लगाना कोई ज़रूरी नहीं है, इसलिए यहाँ डू के साथ लग गया यस तो गो के साथ लगाने की ज़रूरत नहीं। तो इन चीज़ों को आपको थोड़ा बड़े अच्छे तरीके से समझना है। तो इस प्रकार हमने देखा ये नेगेटिव सेंटेंस, कोई बड़ी बात नहीं है, केवल पिछले वाला जो हमने सेंटेंस निर्माण देखा है उसमें ये चीज़ें नहीं थी। ठीक है, डू और डज नहीं था, अब यहाँ डज आ गया इसलिए यहाँ ऐसी हमने हटा दिया है, बाकी वही का वही फॉर्मूला है। अब प्यारे विद्यार्थियों हम बात करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस की। इंटरोगेटिव सेंटेंस या इसे हिंदी में कह सकते हैं हम प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, इंट्रोगेटिव में अभी हम हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले वाक्यों के बारे में बात करेंगे। तो ऐसे वाक्यों में इसकी हिंदी पहचान क्या रहेगी, चलिए मैं वो थोड़ा बता देता हूँ आपको पहचान का। ये शुरू कहाँ से होंगे, ये शुरू होते हैं क्या से। ठीक है, और इन प्रश्नों का जो जवाब आता है, इनका जो जवाब आएगा वो कैसा होगा, वो हाँ या ना में होता है। ठीक है, अभी हम WH वाले बात नहीं कर रहे हैं, केवल हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले वाक्यों के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर डू और एक होता है डज, दो हेल्पिंग वर्ब है। फिर हम बात करेंगे इनके सब्जेक्ट, यहाँ पर भी सब्जेक्ट। ठीक है, फिर हम बात करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर हम कह सकते हैं रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, बाकी का भाग। तो यहां पर भी ये आ जाएंगे ऑब्जेक्ट प्लस ROTS, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। तो डू का बारे में मैंने बताया था आपको कि ये हमेशा बहुवचनकर्ता के लिए आएगा, और ये हमेशा किसके लिए आएगा, एक वचनकर्ता के लिए। तो यहां हम इसका एक सेंटेंस बनाते हैं। क्या आप पिज्जा पसंद करते हैं? ठीक है, अब इसका उत्तर क्या होगा, हाँ या ना में। हाँ करता है तो हाँ, नहीं करता है तो ना। तो अब इसका आंसर क्या बनेगा, अब आपके लिए मैंने बताया था यू होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये पता करेंगे कौन सा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट ते हैं आया है। फिर हम पता करेंगे कि किस प्रकार का वाक्य है, तो क्या से शुरू हो रहा है, साइन ऑफ इंट्रोगेशन आ रहा है, तो हम बता सकते हैं कि ये इंट्रोगेटिव वाक्य है। उसके बाद में हम पता करेंगे इसका सब्जेक्ट कैसा है, तो सब्जेक्ट इसका बहुवचन है, इसलिए इन दो फॉर्मूलों में से कौन सा उपयोग में आएगा, डू वाला। तो चलिए शुरू कर देते हैं। डू यू लाइक पिज्जा, साइन ऑफ इंट्रोगेशन, क्या तुम पिज्जा पसंद करते हो। तो यहां क्या आ गया, डू आ गया।
एक और वाक्य बना लेते हैं एक वचन के लिए। क्या वह हमेशा स्कूल जाता है? प्रश्नवाचक चिन्ह। तब यहां बात कर लेते हैं हम, कौन सा टेंस है? सिंपल प्रेजेंट, प्रश्नवाचक है और एक वचन करता है, इसलिए शुरू होगा डज से। डज ही गो टू स्कूल एवरी डे? देखो ऐसे वाक्यों में ना ये एवरी डे, एवरी नाइट वगैरह वगैरह अगर आता है ना, तो वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस के वाक्य होंगे। और इनके उत्तर कैसे होंगे? जैसे अगर ये मान लो कि जाता है यस, तो फिर इसका क्या रहेगा? आंसर क्या रहेगा? यस सी डज, हाँ वो ऐसे करता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यस ही या सी जो भी सब्जेक्ट हो, यस ही डज, हाँ बिल्कुल वो ऐसा करता है। ठीक है, इस प्रकार इनके क्या हो जाएंगे? आंसर। तो इस प्रकार आप अपने मन से इंटरोगेटिव के सेंटेंस बना सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आपको मैं एक और बात यहाँ पर नोट करके बताना चाह रहा हूँ कि आप अपने स्कूल में हो या अपने होम हो, कहीं पे भी आप कोशिश करें कि इंग्लिश के वाक्य अपनी सामान्य बोलचाल की भाषा में उपयोग में लो। भले ही टूटी फूटी भाषा ही हो, लेकिन आप थोड़ा थोड़ा उपयोग करें तो मज़ा आएगा और बहुत ही ज़्यादा सरल तरीके से आप इसे समझ पाएंगे और ये आपके रूटीन में आ जाएगा। तो इस प्रकार ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो टॉपिक है वो पूर्ण होता है। अब हम बात करते हैं आगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव के बारे में। ऐसे वाक्य होंगे जिसमें प्रश्न भी होगा और नकारात्मकता का भाव भी होगा। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा? प्रश्न भी पूछा जाएगा प्लस नकारात्मकता का भाव भी रहेगा। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। जैसा इसका नाम है वैसा ही ये वाक्य होगा। तो इसका एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। पहले आपको मैं इसका फॉर्मूला बता देता हूँ, सीधा सरल। अब मैं आपको सिंगुलर और प्लूरल के लिए अलग अलग नहीं बता रहा हूँ, एक साथ ही बता रहा हूँ, तो इसको आप समझें। तो इसका होगा डू या डज। बहुवचन है तो डू, एक वचन है तो डज का उपयोग हम करेंगे। इसके बाद में आएगा सब्जेक्ट और फिर आएगा नॉट और फिर हम उपयोग करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और पीछे साइन ऑफ इंट्रोगेशन। तो यहां हम एक वाक्य ले लेते हैं। क्या तुम बाजार नहीं जाते हो? ठीक है, तो ये हमने एक वाक्य बना लिया है। अभी सबसे पहले जैसे मान लीजिए अभी हम कुछ टेंस वेंस नहीं पढ़ रहे हैं और आपके सामने अचानक ये वाक्य आ गया है, तो आप कैसे पता लगाएंगे क्या है? तो सबसे पहले लास्ट में देखें, ते हो आया है, मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्या भी हो रहा है और नहीं भी आया है तो मतलब हो गया ये इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। फिर बाद में आपको पता करना है कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, तुम। तो आपको इस तुम को इर्द गिर्द रखते हुए इस फॉर्मूले को उपयोग में लेना है। तो तुम हो गया बहुवचन और बहुवचन के लिए हम उपयोग करते हैं डू का। फिर आ गया आपके सब्जेक्ट डू यू नॉट गो टू मार्केट, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। तो दूसरा वाक्य लिया है, क्या असलम पत्र नहीं लिखता है?
तो यहाँ पर भी हमें वही प्रोसेस अपनानी है। सबसे पहले टेंस का पता करना है, फिर काइंड ऑफ सेंटेंस पता करना है, फिर सब्जेक्ट का हमें पता करना है और उसके अनुसार इस वाक्य को एडजस्ट करना है। तो हम शुरू करते हैं एडजस्ट करना। असलम एक वचन है, इसलिए हम यहाँ पर डज का उपयोग करेंगे। फिर हम सब्जेक्ट लेंगे, तो असलम, डज असलम, HV आ गई, सब्जेक्ट ले लिया। अब नोट का उपयोग करेंगे। डज असलम नॉट, क्या नहीं करता, राइट, क्या राइट नहीं करता, पत्र। डज असलम नॉट राइट ए लेटर। अब असलम है तो अकेला है तो एक ही लेटर लिख पाएगा, तो इसलिए ए लेटर और साइन ऑफ इंटरोगेशन लगा देंगे। तो इस प्रकार प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य होते हैं, उनको आप सरल तरीके से इंग्लिश में उनका ट्रांसलेशन कर सकते हैं। आप शॉर्ट फॉर्म में भी इनके सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं डजंट या डोंट भी लिख सकते हैं, और फिर आप इसको सब्जेक्ट प्लस नॉट और वर्ब ऐसे भी बना सकते हैं। तो इस प्रकार इंट्रोगेटिव नेगेटिव का होता है। और अब हम WH प्रकार के जो प्रश्न बनते हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो WH वर्ड या इंफॉर्मेशन क्वेश्चंस कैसे बनते हैं इनके बारे में हम बात करेंगे। तो ऐसे प्रश्नों में क्या होता है कि जो जवाब आता है वो जवाब यस और नो में नहीं होता है। वहाँ पर आपको कोई ना कोई उसका इंफॉर्मेशन में जवाब देना ज़रूरी है। जैसे मोहन कहाँ जाता है, तो इसका कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन आएगी, कोई ना कोई जवाब ज़रूर आएगा। तो इस प्रकार के वाक्यों का जो फॉर्मूला है वो कैसे होता है इसके बारे में बात कर लेते हैं हम। तो फॉर्मूले में सबसे पहले जो WH वर्ड है वो आपको यहाँ पर लगाना है, ठीक है। उसके बाद में जो आपने इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला देखा था वो हुबहू फॉर्मूला यहाँ लग जाएगा। बहुवचन सब्जेक्ट है तो डू, और एक वचन सब्जेक्ट है तो लगेगा डज, और फिर इसके बाद में आपके आ जाएगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद में आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर बाद में आपके आ जाएगा रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, बाकी के वाक्य का शेष भाग, ठीक है। अब जैसे हम इसका एक क्वेश्चन बना लेते हैं, मोहन कहाँ जाता है, ठीक है। मोहन कहाँ जाता है, तो ये इंफॉर्मेटिव टाइप का क्वेश्चन बन चुका है। अब यहाँ ये पता लगाना कि कौन सा सेंटेंस है, टेंस है, तो आप पता लगा सकते हैं, ता है आया है। फिर आप कहाँ शब्द आया, इंट्रोगेटिव सिंबल है, तो पता लगा सकते हैं कि ये प्रश्नवाचक है। फिर WH वर्ड आया, कहाँ पूछा है इसलिए, तो WH वर्ड लगाते हुए इनका अपन उपयोग करेंगे। फिर सब्जेक्ट एक वचन है, तो चल रहे शुरू करते हैं। कहाँ को इंग्लिश में कहते हैं वेयर, तो वेयर, फिर डू या डज में से एक आएगा, डज का प्रयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट मोहन एक वचन है। वेयर डज, सब्जेक्ट कौन है, मोहन, वेयर डज मोहन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, बस इतना ही हो गया। वेयर डज मोहन गो, मोहन कहाँ जाता है, ठीक है। आप यहाँ ये जितने भी WH वर्ड हैं उनको थोड़ा याद कर ले में बढ़िया फ़ायदा रहेगा आपके। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने WH वर्ड की जानकारी का एक लिंक दिया है, उस लिंक पे जाकर के आप जितने भी टॉपिक हैं इसके संबंधित आवश्यक चीज़ें हैं वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप ज़रूर देख लें, ठीक है। और मैं कोशिश करूँगा यहीं पे भी आपको बताने की, जैसे
इसका अर्थ क्या होता है? कौन, WHICH। इसका अर्थ क्या होता है? कौन सा या कौन सी, ठीक है। फिर आता है when, इसका अर्थ क्या होता है? कब। फिर आता है where, इसका अर्थ क्या होता है? कहाँ। फिर होता है why, इसका अर्थ क्या होता है? क्यों, ठीक है। फिर आता है who, इसका अर्थ मैंने बता दिया कौन। whom, तो इसका अर्थ लेंगे किसका। फिर आपके H से शुरू हो जाते हैं। हाउ मच, ये मात्रा को बताता है। हाउ मैनी, ये हमारे संख्या को बताता है, ये मात्रा को बताता है। तो और भी कई हैं, वो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप वहाँ जा कर के देख सकते हैं। अगर हम WH वर्ड के साथ नेगेटिव को जोड़ना चाहें तो इसका भी वाक्य हम बना सकते हैं। जैसे मैंने एक वाक्य लिखा है, मोहन बाजार क्यों नहीं जाता है, ठीक है। अब इसको जैसे मान लो आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है तो बस ये सेम ही रहेगा। तो why does not Ram go to market, बस आपको इस HV के साथ नोट लगा देना है, तो ये WH इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। अब हम बात करेंगे इज, एम, आर, वाज, वर आदि से जो प्रश्न बनते हैं, तो हम यहाँ बी टाइप के जो क्वेश्चन है, सेंटेंस है, उनके बारे में बात करेंगे। तो बी में इस प्रकार के जो ऑक्सिलरी वर्ब आती है वो है इज, एम, आर। तो शुरू करते हैं इज, एम, आर का। तो यहाँ जैसे मैं लिख दूँ बी, तो यहाँ बी का अर्थ है इज, एम, आर। तो ये हमारा, अभी हम इस अफर्मेटिव के बारे में बात कर रहे हैं। ये बी टाइप वाला अफर्मेटिव है, ठीक है। एक प्रकार तो हम कंप्लीट कर चुके हैं। ये बी टाइप का अफर्मेटिव है। जैसे इसका सब्जेक्ट फॉर्मूला बता दूं आपको, तो सबसे पहले आपको यहाँ लिखना है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के साथ आएगा बी। इस बी का अर्थ ये है, ठीक है, इन तीनों में से कोई एक, प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, ठीक है। अब ये जो इज है वो हमेशा एक वचन कर्ता के साथ आएगा। एम है वो हमेशा आई के साथ आएगा, ठीक है। और आर है वो हमेशा बहुवचन कर्ता के साथ आता है, ठीक है। अब इसका एक हम सेंटेंस बना लेते हैं। जैसे मैं छात्र हूँ, ठीक है। अब इसका इंग्लिश क्या रहेगा? तो इसका इंग्लिश होगा आई एम ए स्टूडेंट, ठीक है। आई एम ए स्टूडेंट। वह आज खुश है, ठीक है। तो इसका क्या रहेगा? इसका हो जाएगा ही इज हैप्पी टुडे। वह आज खुश है, ठीक है। अब हम इसी का ही एक नेगेटिव प्रकार लेते हैं। बी टाइप में नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेंगे इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ फॉर्मूला रहेगा सब्जेक्ट प्लस बी प्लस नॉट प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, ये फॉर्मूला हो जाएगा। अब यहाँ एक वाक्य हम बना लेते हैं, जैसे कोई भी ले लो ऐसे, जैसे
वह अच्छी डॉक्टर नहीं है। ठीक है, तो अब क्या होगा, शी इज नॉट ए गुड डॉक्टर। ठीक है ना, तो यहाँ इंटरोगेटिव सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस भी आप बना सकते हैं। यहाँ इज प्लस नॉट या एम प्लस नॉट या आर प्लस नॉट लगा करके आप आराम से बी प्लस नोट सी आराम से बना सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इंटरोगेटिव वाक्यों के प्रकार के संबंध में। तो यहाँ सबसे पहले बी आ जाएगा। बी का अर्थ क्या हो गया, इज, एम, आर। ये केवल इस टेंस के संदर्भ में है कि बी का अर्थ यहाँ क्या होगा, अलग अलग टेंस में इसका अर्थ भी बदल जाएगा। तो यहाँ बी प्लस सब्जेक्ट प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, तो इसका जैसे एक वाक्य बना लेते हैं, क्या तुम एक विद्यार्थी हो। ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। तो यहाँ इसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में हो जाएगा, आर यू ए स्टूडेंट। ठीक है, तो इस प्रकार आप नेगेटिव के वाक्य भी बना सकते हैं और इसी प्रकार आप प्रश्नवाचक भी बना सकते हैं। ठीक है, ये प्रश्नवाचक हो गया। नेगेटिव में मैंने आपको बता ही दिया पहले। और सूचना वाले वाक्य भी इसी प्रकार के आप आपके द्वारा बनाए जा सकते हैं, कोई डिफिकल्ट नहीं है। तो इस प्रकार हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस है वो पूर्ण किया है। अगर आपको वीडियो बच्चों अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें और शेयर करना तो आपका बनता ही है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस लॉकडाउन की परिस्थिति में आराम से पढ़ सकें। और आपको करना है सब्सक्राइब। क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। और साथ ही साथ जो हमारी घंटी का निशान है, उस घंटी के निशान पर आप ऑल बटन पर ज़रूर क्लिक कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हम पढ़ेंगे नया टेंस नई जानकारी के साथ। इस टेंस की एक्सरसाइज है वो मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप वहाँ से आराम से देख सकते हैं, उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और मैंने ई कंटेंट का एक लिंक भी इस डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ पे भी आप देख सकते हैं। और पिछला जो इस भाग 1 है उसका मैंने यहाँ पर आई बटन दे रखा है, तो आप आई बटन पे भी चेक कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।